तो इस वीडियो में हम इंट्रोड्यूस करेंगे मैट्रिसेस का कॉन्सेप्ट। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि मैट्रिक्स होता क्या है। मैट्रिक्स कोई भी स्क्वायर या रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है नंबर्स का। अगर हम लोग किसी भी स्क्वायर फॉर्म में या रेक्टेंगुलर फॉर्म में इस तरह से बड़े थर्ड ब्रैकेट्स में नंबर्स को एनक्लोज करेंगे तो उसी को हम लोग बोलते हैं मैट्रिक्स। सिंगुलर में हम लोग बोलेंगे मैट्रिक्स, MATRIX, और प्लूरल में उसको बोलेंगे मैट्रिसेस। वैसे यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये उत्सुकता होती है कि मैट्रिसेस का एक्चुअल यूज क्या है, हम लोग इसको क्यों पढ़ते हैं। इस तरह से नंबर्स को एनक्लोज करने का मतलब क्या है थर्ड ब्रैकेट्स में, बड़े ब्रैकेट्स में, और फिर उसके साथ हम लोग इतना सारा ऑपरेशंस भी करते हैं, इसका क्या मतलब है। तो मैट्रिसेस का वैसे तो हायर मैथमेटिक्स में काफी ज्यादा एप्लीकेशंस है, रियल लाइफ एप्लीकेशंस भी बहुत है, लेकिन इसका जो सबसे बेसिक एप्लीकेशन है वो वही है जो हम लोग अदरवाइज भी दूसरे अलजेब्रिक मेथड्स से करते हैं, और वो है इक्वेशंस को सॉल्व करना। हम लोग को अगर साइमल्टेनियस इक्वेशंस या पेयर ऑफ इक्वेशंस दिया हुआ रहे, या फिर 3 इक्वेशंस दिया हुआ है 3 वेरिएबल्स में, 4 इक्वेशंस दिया हुआ है 4 वेरिएबल्स में, 5 इक्वेशंस दिया हुआ है 5 वेरिएबल्स में, 2 इक्वेशंस दिया हुआ है 2 वेरिएबल्स में, तो हम लोग इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग मैट्रिसेस। तो इसमें एक क्वेश्चन ये उठ सकता है कि अगर हम लोग वो चीज को पहले से ही अलजेब्रिक मेथड्स दूसरे मेथड से कर रहे हैं तो फिर हम लोग मैट्रिसेस को उसमें क्यों यूज करेंगे, क्योंकि हम लोग के पास ऑलरेडी कई मेथड्स होता है जिससे हम लोग पेयर ऑफ इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स को सॉल्व करते ही हैं। इसका आंसर ये है कि अगर हम लोग को 2 इक्वेशंस दिया हुआ 2 वेरिएबल्स में तो उसको सॉल्व करना उतना डिफिकल्ट नहीं है, बट बहुत सारे रियल टाइम सिस्टम्स में और मेजरमेंट्स में हम लोग को दिखता है कि बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं, सिर्फ 2 वेरिएबल्स या 3 वेरिएबल्स नहीं, बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं, बहुत सारे इक्वेशंस भी होते हैं। फॉर एग्जांपल 10 वेरिएबल्स एंड 10 इक्वेशंस। तो इस तरह के सिस्टम को अगर हम मैनुअली सॉल्व करने जाएंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा और वो पूरा एफर्ट जो है हमारा वो वेस्ट जाएगा, क्योंकि उसका प्रोसेसिंग बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग को एक ऑटोमेटेड मेथड चाहिए जिससे कि हम लोग किसी भी सेट ऑफ इक्वेशंस एंड सेट ऑफ वेरिएबल्स का सॉल्यूशन जल्दी निकाल सके, और वो होता है थ्रू मैट्रिसेस। अब ये कैसे होता है ये आप लोग को पता चलेगा जब हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पे इलैबोरेट करेंगे लेटर इन दिस वीडियो। एंड उसके बाद आप लोग ये देख सकते हैं कि किस तरह से मैट्रिसेस या फिर स्पेसिफिकली मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन यूज होता है इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करने और उसका सॉल्यूशन निकालने में। उसके लिए एक अलग से वीडियो भी हमने बनाया है और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले अब हम लोग देखते हैं कि मैट्रिसेस का कॉन्सेप्ट क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स होता है नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। रोज का मतलब है जो हॉरिजॉन्टल, हम लोग यहाँ पे लाइन्स देख रहे हैं, हॉरिजॉन्टल जो अरेंजमेंट है, और वर्टिकल जो अरेंजमेंट है वो है कॉलम्स। तो यहाँ पे जैसे इस मैट्रिक्स के केस में 2 रोज है एंड 2 कॉलम्स है। तो 2 रोज और 2 कॉलम्स अगर है तो इसका जो ऑर्डर होगा वो होगा 2 क्रॉस 2। m का वैल्यू भी 2, n का वैल्यू भी 2, इसका ऑर्डर होगा 2 क्रॉस 2। इसको हम लोग प्रोनाउंस करते हैं एज 2 क्रॉस 2। तो 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का मतलब है 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। उसी तरह से अगर हम लोग एक 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स देखना चाहे तो 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स में देयर विल बी 3 रोज, 3 रोज होंगे और 3 कॉलम्स भी होंगे। तो इसका मतलब जैसे यहाँ पे 2 रोज और 2 कॉलम्स, टोटल 4 एलिमेंट्स, 2 into 2, एंड 3 रोज 3 कॉलम्स, टोटल 9 एलिमेंट्स यहाँ पे होंगे 3 into 3, और इसको हम लोग बोलेंगे 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स। तो ऑर्डर, कोई भी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो होगा उसका नंबर ऑफ रोज इंटू उसका नंबर ऑफ कॉलम्स, एंड उसको हम लोग जनरली रिप्रेजेंट करते हैं बाय द वेरिएबल्स m and n। m क्रॉस n जो है वो मैट्रिक्स का ऑर्डर है। अब मैट्रिक्स के टाइप्स में आते हैं। टाइप ऑफ अ मैट्रिक्स में सबसे पहला जो मैट्रिक्स है वो है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में जैसा कि हम देख पा रहे हैं नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों इक्वल होगा। 2 रोज तो 2 कॉलम्स, 3 रोज तो 3 कॉलम्स, एंड सो ऑन। तो इसका जो ऑर्डर होगा उसमें m और n दोनों इक्वल होंगे। उसके बाद आएंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। m और n दोनों नहीं इक्वल अगर होंगे तो कोई भी मैट्रिक्स जो है उसको बोला जाएगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का एग्जांपल जैसे ये यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है। वैसे एक चीज हम लोग देख सकते हैं कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स जो है वो स्क्वायर शेप जैसा ही दिखता है, एंड कोई भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स रेक्टेंगल शेप जैसा ही दिख रहा है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 1 रो सिंगल एंड 3 कॉलम्स, यहाँ पे देख सकते हैं 2 रोज एंड 3 कॉलम्स, यहाँ पे देख सकते हैं 3 रोज एंड 2 कॉलम्स। तो जब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं है तब उस मैट्रिक्स को बोला जाएगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। जैसे ये वाला जो है दिस इज अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 क्रॉस 3, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 3, एंड ये वाला रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 2। अब इसके बाद हम लोग और टाइप्स में आएंगे, स्पेसिफिक टाइप्स में। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का एक पर्टिकुलर वेरिएशन जो है वो होता है रो मैट्रिक्स, और एक पर्टिकुलर वेरिएशन होता है कॉलम मैट्रिक्स। जब m क्रॉस n में m का वैल्यू 1 हो जाए, जैसे कि इस केस में है,
यहाँ पे सिंगल रो है एंड मल्टीपल कॉलम्स, तो उस तरह का कोई भी मैट्रिक्स को हम लोग बोलेंगे रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स इज अ काइंड ऑफ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होती है। तो यहाँ पे ये वाला जो है इसका ऑर्डर होगा 1 क्रॉस 2, ये भी एक रो मैट्रिक्स है, एंड ये वाला भी एक रो मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 1 क्रॉस 3। उसी तरह से एक और स्पेसिफिक टाइप है कॉलम मैट्रिक्स, जिसमें n का वैल्यू 1 हो जाता है। इसका मतलब इस बार मल्टीपल रोज होंगे बट कॉलम सिंगल ही होगा। तो यहाँ पे इसका ऑर्डर जो है वो क्या होगा 2 रोज एंड 1 कॉलम, तो 2 क्रॉस 1, एंड इसका जो ऑर्डर होगा 3 रोज एंड 1 कॉलम, सो दैट वुड बी 3 क्रॉस 1। तो ये भी जो है वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का ही टाइप्स है, बस इस केस में एक सिंगल कॉलम रहेगा। तो अब कुछ और टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस सीखेंगे। उससे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि डायगोनल ऑफ अ मैट्रिक्स किसको, किसी भी मैट्रिक्स में टॉप लेफ्ट से लेकर के बॉटम राइट तक जो डायगोनल जाता है उसी को हम लोग पकड़ते हैं एज द प्रिंसिपल और द लीडिंग डायगोनल या डायगोनल ऑफ द मैट्रिक्स। सिर्फ डायगोनल बोलने से भी हम लोग इसी डायगोनल को रेफर करते हैं। तो अब कुछ और टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में आते हैं। सबसे पहले डायगोनल मैट्रिक्स का ही बात करेंगे। ये ऐसा स्पेशल टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को 0 होना पड़ेगा। जब सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 ही होंगे तब हम लोग उस मैट्रिक्स को बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। अब इसका एक स्पेशल टाइप में जाएंगे व्हिच इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स में ये होता है कि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स तो सारे 0 है ही, लेकिन साथ ही साथ जो डायगोनल एलिमेंट्स है उनका भी वैल्यू सेम है। कोई भी वैल्यू हो सकता है बट सेम वैल्यू होना होगा। जैसे इस केस में -1 0 0 1, तो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो 0 है बट डायगोनल एलिमेंट्स दोनों ही -1 है। इस केस में अगेन नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 है बट डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो सब सेम है और उन सबका वैल्यू है 2। उसके बाद स्केलर मैट्रिक्स का भी एक स्पेशल टाइप में आएंगे व्हिच इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स में खासियत ये है कि जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनको 1 ही होना पड़ेगा, सारे डायगोनल एलिमेंट्स को 1 ही होना पड़ेगा एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 होंगे। अब यहाँ पे ये जो मैट्रिक्स है इसका बहुत एप्लीकेशंस है, इसीलिए इसका एक सिंबल भी दिया गया है, स्पेशल सिंबल I, एंड I2 जो मैंने लिखा है इसका मतलब है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2, 2 रो और 2 कॉलम वाला आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, एंड I3 जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3, यानी कि 3 रोज और 3 कॉलम्स वाला आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसमें भी डायगोनल एलिमेंट सारा 1 है, नॉन डायगोनल सब 0। इस मैट्रिक्स का खासियत ये है, मतलब इसका नाम क्यों आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, वो इसलिए क्योंकि जब हम लोग किसी भी दूसरे मैट्रिक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको वापस वही मैट्रिक्स मिल जाएगा। ये स्पेशलिटी है आइडेंटिटी मैट्रिक्स का, और इसको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के पार्ट में भी आगे जाकर के भी हम देखेंगे और सीखेंगे। इसके बाद एक और टाइप है जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स का मतलब ऐसा कोई भी मैट्रिक्स हो सकता है, स्क्वायर हो, रेक्टेंगुलर हो, किसी भी ऑर्डर का, बस उसमें ये चीज होना चाहिए कि सारे जो एलिमेंट्स है वो 0 है। इसका भी एक स्पेशल सिंबल होता है विच इज O, कैपिटल O। इसके बाद दो और टाइप्स में आते हैं। ये दोनों जो है इनको बोला जाता है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में एक है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, जिसमें कि जो प्रिंसिपल ट्रायंगल के नीचे वाले एलिमेंट्स हैं वो सब 0 होंगे, यानी लोअर ट्रायंगल के सारे एलिमेंट्स जब 0 होंगे तब हम लोग उसको बोलेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और इसी का उल्टा है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, जिसमें कि प्रिंसिपल ट्रायंगल के ऊपर के सारे एलिमेंट्स यानी अपर ट्रायंगल में जो एलिमेंट्स है वो सब 0 होंगे। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस यहां पे हम लोग का कवर हो गया। एक और टाइप है वैसे जो कि बहुत ज्यादा उसका वैसे नाम के हिसाब से एप्लीकेशन नहीं है, बट जान के रखने से अच्छा है, विच इज सिंगलटन मैट्रिक्स। कभी भी अगर किसी मैट्रिक्स में एक सिंगल एलिमेंट है जैसे कि ये वाला, तो उसको हम लोग बोलते हैं सिंगलटन मैट्रिक्स। अब हम लोग आएंगे जनरल फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स में। किसी भी मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म अगर उसमें m रोज है और n कॉलम्स, यानी कि ऑर्डर m क्रॉस n अगर है, ऑर्डर है m क्रॉस n, तो इसका मतलब देयर विल बी m नंबर ऑफ रोज एंड n नंबर ऑफ कॉलम्स। सो हम लोग स्टार्ट करेंगे विद A11। दिस इज हाउ वी जनरली रिप्रेजेंट द एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स। सिंबल है स्मॉल a, और नीचे जो दो नंबर्स है उसमें से पहला नंबर रिप्रेजेंट करता है रो नंबर को और दूसरा नंबर रिप्रेजेंट करता है कॉलम नंबर को। तो जनरल फॉर्म है aij, वेयर i रिप्रेजेंट्स द रो नंबर, j रिप्रेजेंट्स द कॉलम नंबर। तो ऑब्वियसली जो फर्स्ट एलिमेंट है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का, उसका रिप्रेजेंटेशन होगा A11, फिर चलता जाएगा A12 A13 से लेकर के A1n तक, बिकॉज n नंबर ऑफ कॉलम्स है। उसी तरह से A21 A22 A23 अगेन A2n तक, बिकॉज n नंबर ऑफ कॉलम्स है। एंड बिकॉज m नंबर ऑफ रोज है इसलिए A11 A21 A31 A41 करते करते AM1 तक आएगा,
और जो लास्ट रो है उसमें AM1, AM2, AM3 डॉट डॉट AMN तक जाएगा. सो दिस इज द जनरल फॉर्म और जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मैट्रिक्स. अब देखेंगे इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस. दो मैट्रिक्स कब इक्वल होंगे? तो दो मैट्रिसेस के इक्वालिटी के लिए सबसे पहला कंडीशन जो सेटिस्फाई होना चाहिए वो ये है कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए. अगर ऑर्डर सेम नहीं होगा तो फिर किसी भी तरह वो दो मैट्रिसेस इक्वल नहीं हो सकते. एंड ऑर्डर के सेम होने के बाद कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का वैल्यू भी सेम होगा, तभी वो दोनों मैट्रिसेस इक्वल कहलाएंगे. अब यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया जिसमें एक क्वेश्चन है जो हम लोग को इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट से सॉल्व करना है. हम लोग यहाँ पे x और y का वैल्यू किस तरह से निकालेंगे ये हम लोग का क्वेश्चन है. तो हम लोग देख पा रहे हैं कि अगर हम कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल पकड़ेंगे तो 4 का वैल्यू y से इक्वल होगा. दैट मींस यहां पे हम लोग को मिल रहा है कि y इक्वल टू 4 एंड x के साथ अगर हम उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल देखेंगे तो x इक्वल टू 1 होगा, तो x का वैल्यू होगा 1. तो ये है इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट. इसके बाद हम लोग आएंगे ऑपरेशंस और मैट्रिसेस में. मैट्रिसेस के ऊपर किस तरह का ऑपरेशंस हम लोग कर सकते हैं. तो पहला जो ऑपरेशन है वो सिंपल एडिशन है. यहां पे मैट्रिसेस के एडिशन में सिंपली हम लोग को क्या करना है, हम लोग को जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है उनको ऐड कर देना है. तो यहां पे 5 + 3 हो जाएगा 8, 2 + 6 अगेन 8, 0 + 0 0 ही रहेगा एंड 9 - 1 वो भी रहेगा 8. तो यहां पे ये हमारा रिजल्ट है एडिशन का. हम लोग देख सकते हैं कि जब हम लोग दो मैट्रिसेस को ऐड करेंगे तो फिर जो रिजल्ट आएगा वो भी उसी ऑर्डर का होगा जिस ऑर्डर के वो दोनों मैट्रिसेस होंगे जिनको हमने ऐड किया. एंड ऑब्वियसली हम लोग सेम ऑर्डर के ही मैट्रिसेस को ऐड कर सकते हैं. सेम सब्ट्रैक्शन में भी कॉन्सेप्ट यही है. कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करके हम लोग को रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगा. तो यहां पे 5 - 3 हो जाएगा 2, 2 - 6 हो जाएगा -4, 0 - 0 0 ही रहेगा एंड 9 - -1 हो जाएगा 9 + 1 यानी कि 10. इसके बाद हम लोग आएंगे मल्टीप्लिकेशन बाय अ स्केलर में. यहां पे स्केलर का मतलब है कोई भी नंबर. जब हम लोग किसी भी मैट्रिक्स को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे ओनली विद अ नंबर, तब मैट्रिक्स का हर एलिमेंट उस नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड रिजल्ट हम लोग को मिलेगा -2 × 5 यानी कि -10. यहां पे -2 × 2 मतलब -4, -2 × 0 0 ही रहेगा एंड -2 × 9 हो जाएगा -18. तो ये एग्जांपल है स्केलर मल्टीप्लिकेशन का. यहां पे एक और चीज हम बताना चाहेंगे कि किसी भी मैट्रिक्स में अगर हम लोग सारे एलिमेंट्स में से किसी नंबर को कॉमन लेते हैं, जैसे कि इस मैट्रिक्स में से अगर हम 8 को कॉमन लेते हैं तो हमको मिलेगा 8 एंड जो नंबर हम कॉमन ले रहे हैं वो सारे एलिमेंट्स हर एक एलिमेंट से कॉमन जाएगा. तो अंदर में हमको मिलेगा 1 1 0 1. सो यहां पे हम लोग देख सकते हैं कि ये जो कॉमन लेने का प्रोसेस है दैट इज जस्ट द रिवर्स ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन. स्केलर मल्टीप्लिकेशन में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं और अगर हम वापस कॉमन ले लेते हैं तो हमको फिर से ये मिल जाएगा. अब इसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट है इसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम लोग दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं एक दूसरे के साथ. उसके भी कुछ रूल्स होते हैं. मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में हम जस्ट कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दें ये पॉसिबल नहीं है. मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का कुछ अलग प्रोसेस और कुछ अलग रूल्स होते हैं. तो नेक्स्ट पार्ट में उसको देखेंगे. Let's revisit the rules of matrix multiplication. Now, any two matrices cannot be multiplied with each other unless they satisfy a particular criteria. The criteria is that the number of columns of the first matrix should be equal to the number of rows of the second matrix. Now, in this case, A is a matrix with m rows and n columns, multiplied with B being a matrix with n rows and p columns. So, the number of columns of the first matrix, that is n, is equal to the number of rows of the second matrix, that is also n. Then we can multiply these two matrices and we say that these matrices are conformable for multiplication, that is matrix multiplication is possible. Now once matrix multiplication is possible, we follow the criteria to multiply the two matrices and then we can also predict the order of the resultant matrix. Now if we are multiplying these two matrices after matching their criteria, we can say that the order of the resultant matrix would be the number of rows of the first matrix into number of columns of the second matrix. Let's take an example. We have a 2 × 2 matrix here, 2 rows and 2 columns, so the order is 2 × 2. And here we have a 2 × 1 matrix, 2 rows and a single column, so 2 × 1. Now, we can see that the number of columns of this matrix is equal to the number of rows of this matrix. They are equal. So, matrix multiplication is possible. And
the order of the resultant matrix now would be the number of rows of this matrix into the number of columns of this matrix, that is 2 cross 1, as I have written here. Now let's multiply these two matrices. So how do we go about actually multiplying the two matrices? The traditional method for that is to take every row from the first matrix and multiply with the columns of the second matrix. Now when I talk about multiplying a row from the first matrix with the column of the second matrix, what I am talking about is multiplying the corresponding elements of the row and the column and then adding the products. So it would be something like this. The first row of the matrix on the left hand side getting multiplied with the column in the matrix on the right hand side. So the first element of the first row into the first element of this column. So 1 into 1. Then the second element of this row into the second element of this column, 2 into 2, and these products getting added. So this, since there is a single column in this matrix, so each row of this matrix would get multiplied with this column once, and we already know that the resultant matrix has an order of 2 cross 1. That means there will be two elements in a column form. So one of the elements would be this when evaluated, and the other element would be this row multiplied with this column. So 3 into 1 plus 4 into 2. So this would be 1 plus 4, that is 5, and 3 plus 8, that is 11. So here we have the result as 5 and 11. Hello students and welcome to my channel. This channel is dedicated to all those students looking for some guidance in secondary and higher secondary level mathematics. Do not forget to subscribe to the channel and press the bell icon to get notified of the latest upload. Do not forget to like and share the video. Please do leave a comment describing what you like in the video. Suggestions on topics for future videos are also welcome. For more study materials and tests, download the Keshav's Classes app. Link is given in the description box. Now let's take some more examples. Here, first of all, let's check whether matrix multiplication is possible between these two matrices. So the number of columns of this matrix is 2, whereas the number of rows of this matrix is 1. It's a row matrix, single row and 2 columns. So the number of columns of this matrix does not match with the number of rows of this matrix. So in this case, matrix multiplication is just not possible. So we do not proceed. Now in this case, we are multiplying 2 cross 2 matrices. The number of columns of the first matrix and the number of rows of the second matrix is equal. So matrix multiplication is possible, that is matrix multiplication is conformable between these two square matrices. Now we just need to follow the procedure. So we need to multiply each row of the matrix on the left hand side with each column of the matrix on the right hand side. So let's do it. Multiplying any row of this matrix with any column of this matrix means multiplying the corresponding elements of the respective row and column and adding the products. So 1 into 5 plus 2 into 7. Then this row multiplied with this column. So 1 into 6 plus 2 into 8. Then we have this row to be multiplied with each of the columns of the matrix. So 3 into 5 plus 4 into 7. And this row multiplied with this column now. So 3 into 6 plus 4 into 8. Now we just need to calculate. So after calculating, we get the final result, which is again a 2 cross 2 matrix, which fits the rule because the resultant matrix should have an order which is equal to the number of rows of the first matrix into the number of columns of the second matrix, both of which are in this case equal to 2. So the resultant matrix is also of the order 2 cross 2. Now taking another example, we have this row matrix multiplied with this column matrix. Now the order of this would be 1 row and 2 columns, so 1 cross 2. And here we would have 2 rows and a single column, so 2 cross 1. Now we can see that the number of columns of the first matrix matches with the number of rows of the second matrix. Both of them are equal to 2. So matrix multiplication is possible, and the order of the resultant matrix would be the number of rows of this matrix into the number of columns of this matrix, 1 cross 1.
That means we would have a single element, singleton matrix as a result. Now let's multiply these two. So the process for multiplication is row of the matrix on the left hand side multiplied with column of the matrix on the right hand side. So 1 into 3 plus 2 into 4. So we have a singleton matrix with a single element. So this is the answer. Now let's reverse the order of these two matrices and see if we get the same result. So this matrix is of the order, as we know, 2 cross 1, and this is of the order 1 cross 2. Now even in this case, the number of columns of the first matrix matches with the number of rows of the second matrix, so these matrices are again conformable for multiplication. Now if you multiply these two matrices, we should get a 2 cross 2 matrix as a result, because the number of rows of this matrix is equal to the number of columns of this matrix equal to 2. So we get, we would get a 2 cross 2 matrix. The row of the matrix on the left hand side multiplied by the column of the matrix on the right hand side. Now here, the row of the matrix on the left hand side as well as the column of the matrix on the right hand side each contain a single element. So they will just get multiplied. So 3 into 1. Then we have this row multiplied with this column, 3 into 2. Then we have this row multiplied with this column, 4 into 1. Then we have this row multiplied with this column, 4 into 2. So we get 3, 6, 4 and 8. Now it's interesting to note that with the same two matrices, we just reverse the order in which they are getting multiplied and we get completely different results. So in general, unlike numbers, if the order of multiplication in matrices is reversed, we may get a completely different result if the matrices are conformable for multiplication. This is why we say that matrix multiplication is non-commutative. अब आते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स में। तो जब हम लोग किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं, उसका मतलब उसके रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करना। जैसे कि हमारे पास ये मैट्रिक्स है 3 5 √3 1 0 -1/5 और इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 2 बिकॉज यहाँ पे 3 रोज और 2 कॉलम्स है। तो अगर हम इसका ट्रांसपोज करते हैं तो जो पहला कॉलम है वो बन जाएगा पहला रो, इसका मतलब 3 √3 0 बन जाएगा पहला रो, और दूसरा कॉलम बन जाएगा दूसरा रो, इसका मतलब 5 1 और -1/5 बन जाएगा दूसरा रो। तो जो ये वाला मैट्रिक्स था 3 क्रॉस 2 ऑर्डर का, वो अब बन जाएगा 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स। तो इसका मतलब कि ऑर्डर भी रिवर्स हो जाएगा अगर वो एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। अब ट्रांसपोज का प्रॉपर्टीज में आते हैं। तो ए ट्रांसपोज का अगर फिर से हम लोग ट्रांसपोज करेंगे तो हम लोग को वापस ए ही मिलेगा, बिकॉज ऑब्वियसली ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वापस करेंगे तो हमको ओरिजिनल मैट्रिक्स मिल ही जाएगा। उसके बाद अगर हम एक मैट्रिक्स को स्केलर से मल्टीप्लाई करके, मतलब किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद ट्रांसपोज करें, या मैट्रिक्स को पहले ट्रांसपोज करके फिर स्केलर से मल्टीप्लाई करें, तो बात एक ही होगा। यह है सेकंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी, अगर हम दो मैट्रिसेस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके फिर ट्रांसपोज करें, चाहे दोनों को इंडिविजुअली ट्रांसपोज करके फिर ऐड या सब्ट्रैक्ट करें, एक ही रिजल्ट आएगा। एंड फोर्थ है कि अगर हम मल्टीप्लाई करके दो मैट्रिसेस को फिर ट्रांसपोज करते हैं तो वो जो होगा दैट विल बी इक्वल टू द रिवर्स प्रोडक्ट ऑफ द इंडिविजुअल ट्रांसपोज। मतलब कि ए बी होल ट्रांसपोज हो जाएगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज से वो इक्वल होगा, ना कि ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज से। तो इसको बोलते हैं रिवर्सल लॉ इन द केस ऑफ ट्रांसपोज। अब आएंगे दो और स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में। एक है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जिसमें कि अगर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स से खुद से इक्वल होता है, यानी कि ट्रांसपोज करने के बाद भी अगर हमको सेम मैट्रिक्स मिलता है, तब फिर उस मैट्रिक्स को बोला जाता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एंड दूसरा मैट्रिक्स है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर एक मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करने से ओरिजिनल मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स मिलता है, तब उसको बोला जाता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के केस में अगर हम इसको ट्रांसपोज करें तो भी हमको 3 -1 बन जाएगा हमारा पहला रो, एंड -1 5 बन जाएगा दूसरा रो। तो जो मैट्रिक्स हमको ट्रांसपोज करने से मिलेगा वो इसी मैट्रिक्स से इक्वल होगा। इस केस में भी हम देख सकते हैं √3 2 3 पहला कॉलम है, वो बन जाएगा पहला रो ट्रांसपोज करने पे, तो √3 2 3 होगा पहला रो। फिर 2 -1.5 -1 वो बन जाएगा दूसरा रो, अभी भी वो दूसरा रो ही है। और 3 -1 1 ये है थर्ड कॉलम, ट्रांसपोज करने पे ये बन जाएगा तीसरा रो, अभी भी अगर हम लोग देखें तो थर्ड रो 3 -1 1 ही है। तो हम लोग देख सकते हैं कि जो मैट्रिक्स
सिमेट्रिक है, मतलब जिस मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करने से वापस हमको वही मैट्रिक्स मिलेगा, उस केस में ऑलरेडी जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो एक दूसरे से इक्वल है इन केस ऑफ 2x2 मैट्रिक्स। यहां पे भी अगर हम लोग देखें तो जो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है 2 और सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट वो भी 2 है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट है 3, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट भी 3 है। तो अगर हम लोग इस तरह से देखें तो यहाँ पे ये एलिमेंट्स मैच कर रहे हैं। इस केस में भी यहाँ पे भी सेकंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट है -1, थर्ड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट भी -1 है। सो ये प्रॉपर्टी है सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। स्क्यू सिमेट्रिक के केस में अगर हम लोग यहाँ पे देखें, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के केस में हमेशा जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे, प्रिंसिपल डायगोनल वाले एलिमेंट्स, वो हमेशा 0 होंगे। ये एक स्पेशल प्रॉपर्टी है इसका। एंड हम लोग देख सकते हैं कि बाकी एलिमेंट्स एक दूसरे के नेगेटिव होंगे, जैसे -5 और 5 यहाँ पे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स एक दूसरे के नेगेटिव है। यहाँ पे -1 और 1 एक दूसरे के नेगेटिव, -5 एंड 5 एक दूसरे के नेगेटिव, एंड -3 एंड 3 एक दूसरे के नेगेटिव। अब हम ये दिखाएंगे कि किस तरह से हम लोग किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के हिसाब से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेट्स से हमारे पास एक मैट्रिक्स है A, 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3। ये एक 3x3 मैट्रिक्स है। अगर हम ये वाला फॉर्मूला फॉलो करें, P is equal to half of A plus A transpose and Q is equal to half of A minus A transpose करके हम P और Q को निकालें और ऐड करें तो हम देखेंगे कि हमको वापस A ही मिल रहा है। So A can be represented as a sum of P and Q, where P is a symmetric matrix and Q is a skew symmetric matrix। अगर आप केयरफुली ऑब्जर्व करें तो फिर ये वाला मैट्रिक्स एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, बिकॉज ये एलिमेंट्स दोनों इक्वल है, ये एलिमेंट्स भी दोनों इक्वल है, ये एलिमेंट्स भी इक्वल है, हम लोग ये देख सकते हैं। एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसको भी अगर चेक करें कि स्क्यू सिमेट्रिक है कि नहीं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सारे डायगोनल एलिमेंट्स 0 है एंड बाकी एलिमेंट्स एक दूसरे के नेगेटिव है। -½ और ½ का साइन ऑपोजिट है, -5/2 और 5/2 का भी साइन ऑपोजिट है, 3 और -3 का साइन भी ऑपोजिट है। तो एक तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अब हम लोग आएंगे इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स में। जब भी हम लोग किसी दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं और उसका प्रोडक्ट होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इन दैट केस वो दोनों स्क्वायर मैट्रिसेस एक दूसरे का इनवर्स बोला जाता है। एंड यहां पे जो प्रॉपर्टी है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉन कम्यूटेटिव, वो प्रॉपर्टी भी यहां पे फॉलो नहीं होती है। इन दिस केस ये एक एक्सेप्शनल केस है जहां पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव हो जाता है। तो चाहे हम A को आगे रख के B को पीछे रख के मल्टीप्लाई करें, चाहे B को आगे रख के A को पीछे रख के मल्टीप्लाई करें, दोनों केस में हमको प्रोडक्ट मिलेगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एंड A को बोला जाएगा B इनवर्स और B को बोला जाएगा A इनवर्स। यहां पे एक एग्जांपल मैंने लिया है, तो 2 3 1 2 एक 2x2 मैट्रिक्स है, उसके साथ और एक 2x2 मैट्रिक्स का मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हम लोग ने किया है, वो है 2 -3 -1 2। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को तो एक्चुअली देखेंगे कि इनका प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आ रहा है, तो इसलिए ये दोनों मैट्रिसेस एक दूसरे के इनवर्स होंगे। अब यहां पे हम एक स्पेशल प्रॉपर्टी पे ध्यान देंगे, ये इनवर्स प्रॉपर्टी का रिवर्सल लॉ है। इसका मतलब कि अगर हम दो मैट्रिसेस के प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करके उसका इनवर्स निकालते हैं, दैट वुड बी द सेम एज दोनों को इंडिविजुअली इनवर्स करके फिर प्रोडक्ट निकालना। दैट मींस AB होल इनवर्स इक्वल टू B इनवर्स A इनवर्स।